से दिल्ली पूरी तरह से अनलॉक हो जाएगी, लेकिन उसमें भी शर्तें बहुत सारी है जो कि अरविंद केजरीवाल ने जोड़ दी है और इसी पर हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। तो दिल्ली में कल से बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो शुरू हो रही हैं। कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां जो शुरू होंगी, क्या कुछ खुलेगा क्या बंद, उसका हम पूरा ब्यौरा आपको देंगे। न्यू अनलॉक क्या है, बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, खुल जाएगी मार्केट, लेकिन यहां पर भी बाकायदा टाइमिंग्स दिए गए हैं कितने से कितने बजे तक मार्केट खुलेगी। कोचिंग सेंटर्स फिलहाल बंद रहेंगे, इसके अलावा साप्ताहिक बाजारों को खोलने की अनुमति अरविंद केजरीवाल ने दे दी है। थिएटर्स पूरी तरह से बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट खुलेंगे, शर्त यहां पर यह होगी कि 50% ऑक्यूपेंसी के साथ खुलेंगे। जिम पूरी तरह से बंद, निजी दफ्तर में कामकाज होगा, लेकिन यहां भी शर्त यह लगाई गई है कि कोशिश ये की जाए वर्क फ्रॉम होम कल्चर को ही आगे कंटिन्यू किया जाए। स्पा बंद रहेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली रहेगी, लेकिन यहां पर एक बार फिर से वही बात, 50% ऑक्यूपेंसी रहेगी। स्विमिंग पूल बंद है, धार्मिक स्थल खुलेंगे जरूर, लेकिन श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत नहीं होगी। यानी कि जो चीज खोली जा रही है उसमें भी शर्तें जरूर लगाई जा रही है ताकि आगे जाकर किसी तरह की समस्या ना हो। तो साप्ताहिक बाजार खुलेंगे कल से शर्तों के साथ, सुबह 10 से रात 8 बजे तक बाजार खुलेंगे। अभी तक ऑड इवन बेसिस पर चल रहा था, उसी का पूरी तरह से मुआयना करने के बाद अब यह फैसला लिया गया। रेस्टोरेंट खुलेंगे 50% क्षमता के साथ, निजी दफ्तर 50% अटेंडेंस के साथ, वहां पर भी कामकाज हो सकेगा, इसकी इजाजत दे दी गई है। वक्त सुबह 9 बजे का शाम 5 बजे तक ही, लेकिन कोशिश यही करें, जो कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोशिश यही करें कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर को कंटिन्यू किया जाए। श्रद्धालु नहीं आ पाएंगे, धार्मिक स्थल खुल जरूर जाएंगे। शादी समारोह में अभी भी सिर्फ 20 लोगों को जाने की इजाजत होगी, वो भी बैंक्वेट हॉल में नहीं, घर पर या फिर अगर कोर्ट मैरिज है तो उसमें। अंतिम संस्कार में 20 लोगों को जाने की इजाजत होगी। तो ये नई शर्तें, और इन नई शर्तों के साथ क्या कुछ और ऐलान किया अरविंद केजरीवाल ने, देखिए जरा। सारे स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस, फेस्टिवल, इससे रिलेटेड जितनी गैदरिंग्स हैं, कोई भी गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, स्टेडियम बंद रहेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे, एंटरटेनमेंट पार्क्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, वाटर पार्क्स बंद रहेंगे, बैंक्वेट हॉल्स, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स बंद रहेंगे, बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशंस, स्पाज, जिम्नेजियम, योगा इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे और पब्लिक पार्क्स और गार्डन्स बंद रहेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज जितने हैं वो 50% कैपेसिटी पे काम करेंगे, 9 बजे से 5 बजे तक काम करेंगे और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम की। जितने मार्केट्स हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल्स हैं, वो अब पिछले हफ्ते ऑड इवन था, कल से पूरी तरह से सारी दुकानें खुल सकती हैं 10 बजे, लेकिन 10 बजे से 8 बजे तक शाम को। और जो रेस्टोरेंट हैं वो 50% सीटिंग कैपेसिटी पे, जो वीकली मार्केट्स है वो अलाउ की जा रही है, लेकिन एक जोन में एक दिन में एक ही वीकली मार्केट अलाउ की जाएगी। जो शादियां हैं वो पूरी तरह से अभी पब्लिक प्लेसेस के ऊपर शादियां नहीं हो सकती, बैंक्वेट हॉल में, मैरिज हॉल में, होटल वगैरह में। अगर शादियां होनी है तो 20 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। दिल्ली में अब कोरोना की स्थिति काफी नियंत्रण में आ चुकी है, कोरोना के केसेस काफी कम हो चुके हैं और इस वक्त पूरी दिल्ली की चिंता एक ही है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जाए एक तरफ, और दूसरी तरफ अगर तीसरी लहर आती है तो उसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। आप लोग देखते भी होंगे कि रोज मैं कहीं ना कहीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जैन मेरे साथ मौजूद है और साथ ही साथ सुशांत मेरे सहयोगी। पहले पंकज आपके पास आना चाहेंगे। अनलॉक दिल्ली, लेकिन शर्तों के साथ, ताकि आने वाले खतरे को भी जल्दी भापा जा सके।
बिल्कुल, दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से कम हो रहे हैं, लेकिन सरकार और एजेंसियां कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हैं नवजोत, और ऐसी स्थिति में फैसला जो है वो अलग अलग फेज में लिया जा रहा है। जैसा कि पाबंदियां जारी की गई हैं और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि कहां कहां छूट दी गई है। तो सबसे अहम बात है कि जो मार्केट है वहां से ऑड इवन खत्म कर दिया गया है। तो जो मार्केट एसोसिएशन है दिल्ली की तमाम, उनके लिए ये राहत भरी खबर है। लेकिन जिम और स्पा जो है वो अभी भी बंद रहेंगे। हालांकि जो आदेश सामने आया है, जो हमारे हाथ में है इस वक्त, आपको बता दें कि सलून जो हैं वो दिल्ली में खुल सकेंगे, लेकिन एक समय निश्चित कर दिया गया है। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक ही दिल्ली के तमाम बाजार खुले रहेंगे। इसके बाद आपको अपनी दुकानें बंद करनी होगी। तमाम सोशल डिस्टेंसिंग का और जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करना अनिवार्य होगा। हम इस वक्त एक रेस्टोरेंट के भीतर ही मौजूद हैं, जहां हम पहुंचे तो देखा यहाँ साफ सफाई चल रही है। यहाँ पर टेबल को एक बार फिर से जमाया जा रहा है, क्योंकि अब तक यहाँ पर सिर्फ टेक अवे जारी था, लेकिन अब कल से यहाँ पे लोग आकर भोजन भी कर सकेंगे। और साथ ही साथ टाइमिंग्स को लेकर थोड़ा असमंजस है रेस्टोरेंट संचालकों में। उनका कहना है कि जो टाइमिंग है वो रात को थोड़ा आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में अब आगे सरकार क्या कदम लेती है ये भी देखना होगा। लेकिन साथ ही साथ जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी जोड़ा गया है, यानी कि टैक्सी में अगर आप सफर कर रहे हैं तो सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं। अगर ई रिक्शे में सफर कर रहे हैं तो 2 लोग ही बैठ सकते हैं। 50% ऑक्यूपेंसी होनी चाहिए। सुशांत, ये बताइए, अभी तक तो ऑड इवन बेसिस पर दुकानें खुल रही थी, अब पूरी तरह से बाजार खोल दिए जाएंगे, साप्ताहिक बाजार खोलने की भी इजाजत है? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके के सरकार की तरफ से आदेश जारी हुए हैं, क्योंकि व्यापारी लगातार, जब दिल्ली अनलॉक होनी शुरू हुई थी इससे पहले हफ्ते में, तो लगातार व्यापारी वर्ग की तरफ से मांग की गई थी कि बाजारों को पूरी तरह से खोला जाए, लेकिन सरकार की तरफ से ऑड इवन फॉर्मूला जो है वो दिल्ली में लागू किया गया। ये एनालिसिस करने के लिए कि कहीं ऑड इवन फॉर्मूला लागू होने के बाद केसेस तो नहीं बढ़ते। सरकार लगातार स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसको फॉलो करती नजर आ रही है, और यही वजह है कि जो कोरोना के केसेस है वो लगातार गिर रहे हैं। डेथ रेट भी जो है वो नंबर 2 के अंदर आ चुका है। ऐसे में सरकार चाहती है कि अब पूरी तरह से बाजारों को जो है वो खोला जाए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जरूरी होना, ये अनिवार्य सरकार की तरफ से किया गया है। तमाम पाबंदियां जो है वो लगातार जारी रहेंगी। व्यापारी वर्ग भी काफी खुश जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि उसको अब टाइमिंग मिलेगा कारोबार करने के लिए, क्योंकि अब तक लोगों को परेशानी ये होती थी कि जो लोग दूसरे पड़ोसी राज्यों से, चाहे फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, गाजियाबाद से, नोएडा से दिल्ली शॉपिंग करने के लिए आते थे, तो उनको ये नहीं पता था कि उनकी शॉप जिससे उसको माल लेना है कि वो खुली है या नहीं खुली है। चलिए, अब चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी, यानी अनलॉक एक बार फिर से, लेकिन उसके साथ साथ शर्तें, और ये शर्तें जरूरी भी हैं ताकि अलर्ट पर पूरी दिल्ली रहे। अरविंद केजरीवाल ने यही कहा है कि हमें तैयार रहना होगा, और कोशिश ये भी कि आगे आने वाले दिनों में किसी और तरह का कोई बड़ा खतरा ना हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली की ही बात करेंगे, क्योंकि एक लड़ाई खत्म नहीं होती और दूसरी शुरू हो जाती है। दिल्ली फिलहाल कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है। 1 महीने दिल्ली में हाहाकार मचा रहा, अब लॉकडाउन से आजादी मिल रही है, लेकिन दिल्ली में पानी का संकट अब गहराता जा रहा है। सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी के लिए जबरदस्त मारामारी मची हुई है। हमारे घर में जाकर देखो, एक डब्बा पानी में नहीं है। एक इतना पानी नहीं मिल सकता एक बच्चे के पीने लगे। हाँ, यहाँ बैठा रहता, चाहे कुछ भी हो, कोरोना हो। अब देखो ना कितनी पब्लिक है, ऐसे क्या बताएगी कोरोना से। यहाँ पानी के चक्कर में बैठे हैं, पानी भी मिलता नहीं है। खाना पीना छोड़ के एक अपनी जान पे खेल के पानी भरना पड़ता है। ये हमारी जो सबसे मेन जरूरत है। ड्यूटी जाएं या पानी भरें, क्या करें? जहां तक नजर दौड़ाइए सिर्फ खाली बर्तनों की कतार दिखेगी। जहां तक निगाहें दौड़ाइए चेहरों पर प्यास दिखेगी। पानी के लिए ये दिल्ली वालों की वो जंग है जो सालों से चली आ रही है। पानी के लिए यहाँ सब कुछ हो रहा है। एक दूसरे से टक्कर हो रही है, मारामारी हो रही है। जरा देखिए पानी के लिए कैसे इस टैंकर पर चढ़ाई की जा रही है।
जरा देखिए पानी के तलबगारों के बीच यहाँ कैसी आपाधापी मची है। जब प्यास से इंसान तड़पने लग जाए तो क्या कोरोना, क्या फलाना, क्या ठिकाना, कोई भी वजहें मायने नहीं रखती। यहाँ भी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। न मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग का टास्क है, बस जल की जद्दोजहद है। दिल्ली में बढ़ते तापमान के बीच पानी का संकट जो है वो गहराता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं चाणक्यपुर इलाके में। आप तस्वीरें देख सकते हैं कोरोना महामारी के बीच में किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिल्ली के अंदर नजर आ रही हैं। तमाम ये जो लोग हैं, ये चाणक्यपुरी का इलाका है जहां पर क्लस्टर है और सुबह से ही लोग घंटों इंतजार करते हैं पानी के टैंकर के आने का। दिल्ली में चाणक्यपुरी का नाम आपने सुना होगा। यहाँ तमाम देशों के दूतावास हैं, बड़े बड़े राजनयिकों का आवास है। लेकिन इसी चाणक्यपुरी के एक हिस्से का ये संजय कैंप का इलाका है, जहाँ आज भी पानी का इंतजाम सबसे बड़ा काम है। भैया पानी का इंतजार ऐसा है, कोई काम धंधे पे जाता है तो काम धंधा भी नहीं कर पाते टैंकर के चक्कर में, बैठे ही रहते हैं, कोई काम भी नहीं कर सकते इसके चक्कर में। पूरा दिन ही बैठा रहता रोड के अंदर, पूरा दिन ही। अच्छा, मिलता ही नहीं है। अभी आने लग गया तो कोई मिल जाता है, नहीं पूरा दिन ही बैठा रहता था। कोरोना महामारी और ऐसे में इस तरीके से आपको जद्दोजहद करनी पड़ रही है। हाँ, यहाँ बैठा रहता, चाहे कुछ भी हो, कोरोना हो। अब देखो ना कितनी पब्लिक है, ऐसे क्या बताएगी कोरोना से। सुबह सुबह जैसे ही यहाँ पानी का टैंकर पहुँचता है, चढ़ाई शुरू हो जाती है। इस टैंकर पर लोग धावा बोल देते हैं, लंबी कतारें लग जाती हैं, पानी पर घमासान शुरू हो जाता है। केजरीवाल सरकार सालों से हर घर नल के सूखे दावे करती रही है। आलम यह है कि दिल्ली आज भी प्यासी खड़ी है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि 70 साल की आज़ादी के बाद भी लगभग आधी दिल्ली में टैंकरों से पानी जाता था। आज 5 साल में हमने 93% कॉलोनियों में पाइपलाइन बिछा दी है। लोगों के घरों में टूटी से पानी जा रहा है। ये वो तबका है जिसके लिए पानी आज कीमती है। पानी ना हो तो प्यास कैसे बुझे, खाना कैसे बने, कपड़े कैसे धुले, नहाएं कैसे, काम पर जाएं कैसे। किसी भी दूसरे काम से बड़ा काम बन जाता है पानी भरना। ये तस्वीरें जब केजरीवाल सरकार की नजरों तक पहुंची तो उसने एनडीएमसी का इलाका कहकर पल्ला झाड़ लिया, सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी। लेकिन सवाल है कि अधिकारों और इलाकों के बंटवारे में दिल्ली की जनता क्यों पिसे, वो क्यों प्यासी रहे, पानी के लिए ऐसी मारामारी, ऐसी मुसीबत जनता क्यों झेले। सुशांत मेहरा, नई दिल्ली, आज तक। देश की राजधानी में पानी का संकट खड़ा हो गया है। राजधानी के कई इलाकों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, तो देश के कई हिस्सों में पानी एक अलग शक्ल में संकट बनकर सामने आ रहा है। अब यह तस्वीरें भी देखिए, मुंबई हो, केरल हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, मॉनसून की शुरुआती बारिश ने ही किस कदर कहर ढाना शुरू कर दिया है, वो इन तस्वीरों में देखिए। एक ही वक्त पर देश के दो हिस्से, एक तरफ पीने के पानी की किल्लत, जहां पर 8 घंटे तक लोग इंतजार करते हैं कामकाज छोड़ के, वहीं दूसरी तरफ पानी बरस रहा है, लेकिन इतना बरस रहा है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। तो फिलहाल मुंबई मानसून का कहर झेल रही है। लगातार बारिश से मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी भर गया है। मुंबई में स्थानीय प्रबंधन का जिम्मा बीएमसी के पास है और जिस पर शिवसेना का कब्जा है, उसी शिवसेना के एक विधायक दिलीप लाने ने जमकर दबंगई दिखाई है। विधायक ने एक कॉन्ट्रैक्टर पर कूड़ा डलवाकर कानून की धज्जियां उड़ा दी। सड़क पर बेतरह फैली गंदगी, नाले से निकला कूड़ा और इस सब के बीच सियासत चमकाने का तमाशा। कूड़े के ढेर पर एक जिस शख्स को बिठाया गया है वो बीएमसी का ठेकेदार है। सामने एक सफेद शर्ट में शिवसेना विधायक दिलीप लांडे हैं और ठेकेदार को चारों तरफ से घेर कर खड़े लोग नेताजी के कार्यकर्ता हैं। नेताजी के इशारे पर उनके कार्यकर्ताओं ने नाले से निकाली हुई गंदगी से ठेकेदार को नहला दिया। जनता के प्रतिनिधि होने का ढोल पीटने निकले शिवसेना विधायक ने जनता की लड़ाई लड़ने के नाम पर
अपने इलाके में अपनी सड़क छाप पंचायत लगा ली और एक्शन के नाम पर ये शर्मनाक कारगुजारी हुई। सिर से लेकर पैर तक कूड़े में लिपटा शख्स बिना किसी विरोध के हाथ जोड़कर चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि उसे पता है कि विरोध करने का अंजाम इससे भी बुरा होगा। विधायक की दलील है कि ठेकेदार को नाले की सफाई का ठेका मिला था जो उसने नहीं किया, लिहाजा सजा देना उनका अधिकार है। फर्ज पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे पूरे शिवसेना के शाखा प्रमुख शिवसैनिकों को लेके यहाँ पे रास्ते पे आया हूँ, गटर साफ करने के लिए आया हूँ। ये काम ठेकेदार को दिया था, ठेकेदार ने ये काम नहीं किया, इसलिए मैं खुद रास्ते पे उतर के ये गटर साफ करने का काम कर रहा हूँ। 4-5 दिन से ये संजय नगर सुंदरबाग के मेरे लोगों को ये गटर में से जाना पड़ रहा है, गंदगी में से जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं खुद लोगों के लिए यहाँ पे गटर साफ करने का काम कर रहा हूँ। और जिसका जिम्मेदारी है वो ठेकेदार ने ये काम किया नहीं है, इसलिए ठेकेदार को पकड़ के यहाँ लाया हूँ। बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, ये हर कोई जानता है, लेकिन शिवसेना के अपने विधायक ऐसे जता रहे हैं जैसे मुंबई का ख्याल रखने की जिम्मेदारी ये किसी और की है। अपने पार्षदों, मेयर और अफसरों से सवाल पूछने की उनकी ज्यादा दिलचस्पी ठेकेदार को धमकाने और सियासत चमकाने में है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि ये पैसों की बंदरबांट का झगड़ा है। तो मैं गार्बेज का झगड़ा नहीं है, परसेंटेज का झगड़ा है। उद्धव ठाकरे जी और उसकी शिवसेना और माफिया कॉन्ट्रैक्टर, ये दोनों की सिंडिकेट है। पैसे के हिसाब में कुछ डिफरेंस हुआ तो उसी कचरे के नाले में शिवसेना के विधायक कॉन्ट्रैक्टर को डुबाते हैं। उद्धव ठाकरे जी को शर्म आनी चाहिए। इस कूड़ा पॉलिटिक्स का एक और पहलू चौंकाने वाला है। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट पर अपने विधायक का चेहरा तो चिपका लिया है, लेकिन न तो नेताजी और न ही उनके कार्यकर्ता किसी ने भी चेहरे पर मास्क लगाने की जहमत नहीं उठाई। और ये वही मुंबई है जो कोरोना की मार से अब तक कराह रही है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में लगातार हो रही बारिश से खतरा बढ़ता जा रहा है। पवई लेक ओवरफ्लो हो चुकी है। लेक का पानी तेजी से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। ये मुंबई पर मंडरा रहे मानसूनी खतरे की तस्वीर है। ये मुंबई की ओर बढ़ते सैलाब का शोर है। ये मुंबई पर उस आफत की आहट है जिसकी झलक महानगर के कई इलाकों में दिखनी शुरू हो गई है। तेज बारिश के चलते मुंबई की पवई लेक पूरी तरह से लबालब हो चुकी है और अब इस लेक का पानी अपनी सरहदों को पार कर शहर की ओर बढ़ने लगा है। पानी के बहाव को देखकर ही इस बात का अंदाजा लग रहा है कि कैसे बारिश के चलते बड़ा खतरा मुंबई की ओर तेज रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। मुंबई में मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया और इस अलर्ट के बीच ही मुंबई के आसपास के जलाशय ओवरफ्लो होने लगे हैं। कुर्ला से होकर गुजरने वाले मीठी नदी के आसपास का हाल देखिए। मीठी नदी का पानी सड़कों तक पहुंच गया है। कुछ जगहों पर तो अभी से ही लोग घुटनों पर पानी के बीच से गुजरकर कहीं आ जा पा रहे हैं। मुंबई में करीब करीब हर बारिश में मीठी नदी के आसपास के इलाके के लोगों को इसी तरह की मुसीबत झेलनी पड़ती है और इस बार मानसून की शुरुआत के साथ लोगों पर संकट शुरू हो गया है। मीठी नदी के ये जो है नाला, इस नाले की वजह से दर साल पानी भर जाता है। साफ सफाई होती है। अभी की कॉर्पोरेटर इतनी अच्छी कॉर्पोरेट है, हर किसी भी कारण में वो रोड पे उतरते हैं, साथ में ही रहते हैं। उसके बावजूद किसी कारण सर यहाँ पे पानी तुरंत भर जाता है। आज सुबह भी 2 घंटा बारिश गिरा, उसमें भी पानी भर गया। नुकसान होता है रोज कि बार बार बारिश में पानी भरता है। वो तो अभी उनके हाथ में तो है नहीं, उनका काम है वो बीएमसी के कर्मचारी को लगा के अपना साफ सफाई करवा लेते हैं। और मेरे हिसाब से साल भर में 10 बार ये नाला साफ हुआ, लेकिन फिर भी पानी भर रहा है। शुक्रवार देर रात से ही मानसून ने मुंबई में लोगों पर सितम ढाना शुरू कर दिया है। जिस तरह से जून के महीने में मुंबई में बारिश नए रिकॉर्ड बना रही है, उससे साफ है कि आने वाले 2 दिन मुंबई के लोगों पर भारी पड़ सकते हैं।
मुस्तफा शेख के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। यूरो कप में फिनलैंड के खिलाफ रोमांचक मैच के दौरान डेनमार्क के स्टार प्लेयर एरिक्सन अचानक बेहोश हो गए, जिसके बाद पूरे मैदान में अफरा तफरी मच गई। स्टार फुटबॉलर के इस तरह मैदान में अचानक धराशायी होते देख हैरान फैंस की आंखों से आंसू छलक आए। अभी तक मैच में सब कुछ ठीक चल रहा था, दर्शकों का शोर, खिलाड़ियों की भगदड़ वैसे ही जैसे एक फुटबॉल मैच में चलता है। हर खिलाड़ी पसीना बहा रहा था, लेकिन अरे ये अचानक क्या हुआ? एक खिलाड़ी किक मारते ही मैदान पर बेहोश होकर कैसे गिर पड़ा? जी हाँ, यूरो कप 2020 में डेनमार्क और फिनलैंड के बीच दूसरे मुकाबले में एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल मैच के दौरान 43वें मिनट में 29 साल के डेनमार्क के स्टार प्लेयर बेहोश हो गए। अचानक पूरा मैदान सन्नाटे में तब्दील हो गया। अपने खिलाड़ी को मैदान पर बेहोश देख फैंस की आंखों में आंसू आने लगे। इतना ही नहीं, एरिक्सन के साथी खिलाड़ी भी अपने साथी की हालत देखकर रोने लगे। एरिक्सन की हालत को देखते हुए मैदान पर तत्काल मेडिकल टीम को बुलाया गया और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर मैदान में हुआ क्या था। दरअसल 43वें मिनट में डेनमार्क को थ्रो इन मिला था। उस वक्त दोनों टीमों का स्कोर 0-0 था, जिसके बाद डेनमार्क के खिलाड़ी ने एरिक्सन को बॉल थ्रो की। बॉल रिसीव करते वक्त एरिक्सन अचानक बेहोश हो गए और इसके बाद साथी खिलाड़ियों ने आनन फानन में मेडिकल टीम को बुलाया, जहां पर उन्हें सीपीआर दिया गया, लेकिन इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल शिफ्ट किया गया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए यूएफए ने मेडिकल इमरजेंसी टीम को सस्पेंड कर दिया। हालांकि दोनों टीमों के खिलाड़ियों की रिक्वेस्ट पर 2 घंटे रोकने के बाद मैच को दोबारा 43वें मिनट पर शुरू किया गया, जिसके बाद डेनमार्क की टीम को 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। आज तक ब्यूरो। फ्रेंच ओपन में बारबरा क्रिजस्कोवा ने इतिहास रच दिया है। चेक रिपब्लिक की टेनिस खिलाड़ी क्रिजस्कोवा ने वुमेन सिंगल खिताब अपने नाम कर लिया। चेक रिपब्लिक की टेनिस खिलाड़ी बारबोरा क्रिजस्कोवा ने इतिहास रच दिया है। फ्रेंच ओपन के वुमेन सिंगल खिताब को क्रिजस्कोवा ने अपने नाम कर लिया है। घंटों चले फाइनल मुकाबले में 25 साल की बारबोरा ने रूस की अनास्तासिया को 6-1, 2-6, 6-4 से मात दी। इस खिताब के साथ ही 40 साल बाद चेक रिपब्लिक की किसी महिला खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया। इससे पहले 1981 में हाना ने यह उपलब्धि हासिल की थी। वहीं फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में लगातार 6ठे साल महिला सिंगल्स में कोई नई चैंपियन सामने आई है। दरअसल चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी क्रिजस्कोवा डबल्स की खिलाड़ी रही हैं और डबल्स में पहले 2 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीत चुकी हैं। हालांकि सिंगल में वो इससे पहले किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में चौथे राउंड में भी नहीं पहुंच पाई थी। वहीं इस जीत के साथ ही उन्होंने साबित कर दिया है कि फ्रेंच ओपन में रैंकिंग और वरीयता में सिर्फ नंबर है। रूस की 29 साल की खिलाड़ी अनास्तासिया भी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के सिंगल्स इवेंट की फाइनल में पहुंची। आज तक ब्यूरो।